सुकोल की बीवी कहानी। कहानीकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सुनिएगा। बहुत दिनों की बात है, तब मैं लगातार साहित्य समुद्र मंथन कर रहा था, पर निकल रहा था केवल गरल। पान करने वाले अकेले महादेव बाबू, मतवाला संपादक, शीगर रतन और रंभा के निकलने की आस से अविराम मुझे मथते जाने की सलाह दे रहे थे। यद्यपि विष की ज्वाला महादेव बाबू की अपेक्षा मुझे ही अधिक जला रही थी, फिर भी मुझे एक आश्वासन था कि महादेव बाबू को मेरी शक्ति पर मुझसे भी अधिक विश्वास है। इसी पर वेदांत विषयक नीरस एक सांप्रदायिक पत्र का संपादन भार छोड़कर मनसा वाचा कर्मणा सरस कविता कुमारी की उपासना में लगा। इस चिरंतन का कुछ ही महीने में फल प्रत्यक्ष हुआ। साहित्य सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी को मदन दहन समय वाली दर्शन सत्य उक्ति हेज मालूम दी, क्योंकि गोस्वामी ने उस समय दो ही दंड के लिए कहा है, अबला बिलो कही परुषमय, अरु परुष सब अबलामय। पर मैं घोर सुषुप्ति के समय को छोड़कर बाकी स्वपन और जागृत के समस्त दंड ब्रह्मांड को अबलामय देखता था। इसी समय दरबान से मेरा नाम लेकर किसी ने पूछा, है? मैंने जैसे वीणा झंकार सुनी, सारी देह पुलकित हो गई, जैसे प्रसन्न होकर पीयूष वर्षी कंठ से साक्षात कविता कुमारी ने पुकारा हो, बड़े अपनाव से मेरा नाम लेकर। एक साथ कालिदास, शेक्सपियर, बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ की नायिकाएं दृष्टि के सामने उतर आई। आप ही एक निश्चय बंध गया, ये वही हैं जिन्हें कल कार्नवालिस स्क्वायर पर देखा था। टहल रही थी, मुझे देखकर पलकें झुका ली थी। कैसी आंखें वे, उनमें कितनी बातें। मेरे दिल के साफ आईने में सच्ची तस्वीर उतर आई थी और मैं वायु वेग से उनकी बगल से निकलता हुआ उन्हें समझा आया था कि मैं एक अत्यंत सुशील, सभ्य, शिक्षित और सच्चरित्र युवक हूँ। बाहर आकर गेट पर एक मोटर गाड़ी देखी थी। जरूर वह उन्हीं की मोटर थी। उन्होंने ड्राइवर से मेरा पीछा करने के लिए कहा होगा। उससे पता मालूम कर नाम जानकर मिलने आई हैं। अवश्य ये बेथुन कॉलेज की छात्रा हैं। उसी के सामने मिली थी। कविता से प्रेम होगा, मेरे छंद की स्वच्छंदता कुछ आई होगी इनकी समझ में, तभी बाकी समझने के लिए आई हैं। उठकर जाना अपमानजनक जान पड़ा। वहीं से दरबान को ले जाने की आज्ञा दी। अपना नंगा बदन याद आया। ढकता कोई कपड़ा ना था। कल्पना में सजने के तरह तरह के सूट याद आए, पर वास्तव में 2 मैले कुर्ते थे। बड़ा गुस्सा लगा प्रकाशकों पर। कहा, नीच हैं, लेखकों की कदर नहीं करते। उठकर मुंशी जी के कमरे में गया। उनकी रेशमी चादर उठा लाया। कायदे से गले में डालकर देखा फबती है या नहीं। जीने से आहट नहीं मिल रही थी। देर तक कान लगाए बैठा रहा। बालों की याद आई, उकस ना गए हों। जल्द जल्द आईना उठाया। एक बार मुंह देखा, कई बार आंखें सामने रेल रेल कर। फिर शीशा बिस्तरे के नीचे दबा दिया। शाह की गेटिंग मैरिड सामने करके रख दी। डिक्शनरी की सहायता से अंदर छिपा दी। फिर तन कर गंभीर मुद्रा से बैठा। आगंतुकों को दूसरी मंजिल पर आना था। जीना गेट से दूर था, फिर भी देर हो रही थी। उठकर कुछ कदम बढ़ाकर देखा, बचपन के मित्र मिस्टर सुकूल आ रहे थे। बड़ा बुरा लगा। यद्यपि कई साल बाद की मुलाकात थी। कृत्रिम हंसी से होंठ रंग कर उनका हाथ पकड़ा और लाकर उन्हें बिस्तरे पर बैठाया। बैठने के साथ ही सुकूल ने कहा, श्रीमती जी आई हुई हैं। मेरी रूखी जमीन पर आषाढ़ का पहला दोगरा गिरा। प्रसन्न होकर कहा, अकेली हैं? रास्ता नहीं जाना हुआ, तुम भी छोड़कर चले आए। बैठो, तब तक मैं लिवा लाऊं। तुम लोग देवियों की इज्जत करना नहीं जानते। सुकुल मुस्कुराए। कहा, रास्ता न मालूम होने पर निकाल लेंगी। ग्रेजुएट हैं, ऑफिस में मतवाला की प्रतियां खरीद रही हैं। तुम्हारी कुछ रचनाएं पढ़कर खुश होकर। मैं चल न सका। गर्भ को दबाकर बैठ गया। मन में सोचा, कवि की कल्पना झूठ नहीं होती। कहा भी है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कुछ देर चुपचाप गंभीर बैठा रहा। फिर पूछा, हिंदी काफी अच्छी होगी इनकी।
हाँ, सुकुल ने विश्वास के स्वर से कहा। ग्रेजुएट हैं? बड़ी श्रद्धा हुई। ऐसी ग्रेजुएट देवियों से देश का उद्धार हो सकता है, सोचा। निश्चय किया, अच्छी चीज का पुरस्कार समय देता है। ऐसी देवी के दर्शनों की उतावली बढ़ चली, पर सभ्यता के विचार से बैठा रहा। ध्यान में उनकी अदृश्य मूर्ति को भिन्न प्रकार से देखता हुआ एक बार होश में आया। सुकुल को धन्यवाद दिया। सुकुल का परिचय आवश्यक है। सुकुल मेरे स्कूल के दोस्त हैं, साथ पढ़े। उन लड़कों में थे जिनका ये सिद्धांत होता है कि सर कट जाए चोटी ना कटे। मेरी समझ में सर और चोटी की तुलना नहीं आई। मैं सोचता था पूंछ कट जाने पर जंतु जीता है, पर जंतु कट जाने पर पूंछ नहीं जीती। पूंछ में फिर भी खाल है, खून है, हाड़ और मांस है, पर चोटी सिर्फ बालों की है। बालों के साथ कोई देह आत्मबोध नहीं। सुकुल जैसे चोटी के एकांत उपासकों से चोटी की आध्यात्मिक व्याख्या कई बार सुनी थी, पर सहग्रंथी बालों के वस्त्र में आध्यात्मिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश न मुझे कभी दिख पड़ा और न मेरी समझ में आया। फलतः सुकुल की और मेरी अलग अलग टोलियां हुई। उनकी टोली में वे हिंदू लड़के थे जो अपने को धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ समझते थे। मेरी में वे लड़के जो मित्र को धर्म से बड़ा मानते हैं। अतः हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी हम लोगों के मैदान भी अलग अलग थे। सुकुल का खेल अलग होता था, मेरा अलग। कभी कभी मैं मित्रों के साथ सलाह करके सुकुल की हॉकी देखने जाता था और सहर्ष, सुविस्मय, सप्रशंस, क्लैप और नयन विस्तार देखता था। सुकुल की पार्टी की चोटियां स्टिक बनी हुई प्रतिपद गति की ताल ताल पर सर की हॉकी खेलती हैं। वली मोहम्मद कहता था, जब ये लोग हॉकी में नाचते हैं तो चोटियां सर पर ठीका लगाती हैं। फिलिप कहता था, सी द हंटर ऑफ द ईस्ट हैज कॉट द हिंदूज इन ए नोज ऑफ हेयर। देखो, पूर्व के शिकारियों ने हिंदुओं के सर को बालों के फंदे में फंसा लिया है। इस तरह शिक्षा विस्तार के साथ साथ सुकुल का शिक्षा विस्तार होता रहा। किसी से लड़ाई होने पर सुकुल चोटी की ग्रंथि खोलकर बालों को पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहते थे, मैं चाणक्य के वंश का हूं। धीरे धीरे प्रवेशिका परीक्षा के दिन आए। सुकुल की आंखें रक्त मुकुल हो रही थी। एक लड़के ने कहा, सुकुल बहुत पढ़ता है, रात को खूंटी से बंधी हुई एक रस्सी से चोटी बांध देता है, ऊँघने लगता है तो झटका लगता है, जग कर फिर पढ़ने लगता है। चोटी की एक उपयोगिता मेरी समझ में आई। मैं कवि हो चला था। फलतः पढ़ने की आवश्यकता न थी। प्रकृति की शोभा देखता था। कभी कभी लड़कों को समझाता भी था कि इतनी बड़ी किताब सामने पड़ी है, लड़के पास होने के लिए सर के बल हो रहे हैं, वे उद्भिद कोटि के हैं। लड़के अवाक दृष्टि से मुझे देखते रहते थे, मेरी बात का लोहा मानते हुए। पर मेरा भाव बहुत दिनों तक नहीं रहा। जब 8-10 रोज इम्तिहान के रह गए, एक दिन जैसे नाड़ी छूटने लगी। ख्याल आते ही कि फेल हो जाऊंगा, प्रकृति में कहीं कविता न रह गई। संसार के प्रिय मुख विकृत हो गए। पिताजी की पवित्र मूर्ति प्रेत की जैसी भयंकर दिखी। माता जी की स्नेह की वर्षा में अविराम बिजली की कड़क सुनाई देने लगी। वंश मर्यादा की रक्षा के लिए विवाह बचपन में हो गया था। नवीन प्रिया की अभिनेता की जगह बंकिम दंगों का वैमनस्य हलाहल क्षिप्त होने लगा। पूर्वजनों के प्रगाढ़ परिचय के बदले प्राणों को पार कर जाने वाली अवज्ञा मिलने लगी। इस समय एक दिन देखा, सुकुल के शीर्ण मुख पर अध्यवसाय की प्रसन्नता झलक रही है। किताब उठाने पर और भय होता था, रख देने पर दूने दबाव से फेल हो जाने वाली चिंता। फलतः कल्पना में पृथ्वी अंतरिक्ष पार करने लगा। कल्पना की वैसी उड़ान आज तक नहीं उड़ा, वह मसाला ही नहीं मिला। अंत में निश्चय किया, प्रवेशिका के द्वार तक जाऊंगा, धक्का न मारूंगा, सभ्य लड़के की तरह लौट आऊंगा। अस्तु सबके साथ गया और लड़कों ने पूरी शक्ति लगाई थी, इसलिए परीक्षा फल के निकलने से पहले तरह तरह से हिसाब लगाकर अपने अपने नंबर निकालते थे। मैं इसलिए निश्चिंत था। मैं जानता था कि गणित की नीरस कॉपी को पद्माकर के चुहचुहाते कवितों से मैंने सरस कर दिया है।
फलतः परीक्षा समुद्र तट से लौटते वक्त दूसरे तो रिक्त हस्त लौटे। मैं 2 मुट्ठी बालू लेता आया। घर में पिता, माता, पत्नी, परिजन, पुरजन सबके लिए आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया। मेरे अविचल कंठ से ये सुनकर कि सूबे में पहला स्थान मेरा होगा, अगर ईमानदारी से पर्चे देखे गए, लोग विचलित हो उठे। पिताजी तो गर्व से गर्दन उठाए रहने लगे। पर जो जो फल के दिन निकट आते गए, मेरी आत्मा की बलरी सूखती गई। वह जगह मैंने नहीं रखी थी कि पिताजी 1 साल के लिए माफ कर देते। घर छोड़े बगैर निस्तार न दिख पड़ा। एक दिन माताजी से मैंने कहा, जगतपुर के जमींदारों ने बारात में चलने के लिए बुलाया है और ऐसा कहा है जैसे मेरे गए बगैर बारात की शोभा न बन पड़ती हो। जमींदारों के आमंत्रण से माताजी छलक उठी। पिताजी को पुकार कर कहा, सुनते हो, तुम्हारे सपूत जमींदारों के यहाँ उठने बैठने लगे हैं, बारात में चलने का न्योता है। पिताजी प्रसन्नता को दबाकर बोले, तो चला जाए, जो कहे कपड़े बनवा दो और खर्चा दे दो। एकांत में पत्नी जो मिली बड़ी तत्परता से बोली, वहां नाच देखकर भूल न जाइएगा, राम भजो। मैंने कहा, क सूर्य प्रभवो वंशः क च अल्प विषयः मतिः। मैं इसका मतलब भी समझूं? वह एकदम आगे बढ़कर बोली। मन में निश्चय किया कि तुलना में मैंने उन्हें श्रेष्ठ बतलाया है। समझकर मैंने कहा, कहाँ तुम्हारी बांस सी कोमल दुबली देह से सूरज का प्रकाश, कहाँ वह जैर की भरी मोती रंडी। चलो कहकर वह गर्व गुरु गमन से काम को चल दी। समय पर कपड़े बने और खर्चा भी मिला। पश्चात यथा समय जगतपुर के जमींदारों की बारात के लिए रवाना होकर कुछ दूर से राह काटकर ऐन गाड़ी के वक्त मैं स्टेशन पहुंचा। वहां से ससुराल का टिकट लिया। रास्ते भर में खासी मुहर्रमी सूरत बना ली। ससुराल वाले देखते ही दंग हो गए। ससुर जी, सासू जी और लोग घेर कर कुशल पूछने लगे। मैंने उखड़ी आवाज में कहा, गांव में एक खेत के मामले में फौजदारी हो गई है। दुश्मनों के कई घायल हुए हैं, इसलिए पिताजी की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तार होते वक्त उन्होंने कहा है, अपने ससुर जी के विवाह के करार वाले बाकी 300 रुपए लेकर दूसरे दिन जिले में आकर जमानत से छुड़ा लेना। ससुर जी सन्न हो गए, सासू जी रोने लगी और लोगों को काट मार गया। ससुर जी के पास रुपए नहीं थे, पर सासू जी घबराई कि ऐसे मौके पर मदद ना की जाएगी तो त्रिपाठी जी कैद से छुटकर अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे। इस विचार से नथ, करधनी, पाजेब आदि कुछ गहने रहन कर 150 रुपए मुझे देती हुई बोली, बच्चा इससे ज्यादा नहीं हो सका, हम तो तुम्हारे सदा के ऋणी हैं, फिर धीरे धीरे पूरा कर देंगे। त्रिपाठी जी से हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है। मैंने सांत्वना दी कि बाकी रुपए लेने मैं उनके घर कभी न आऊंगा। एक विपत्ति की बात थी, वह इतने से टल जाएगी। सासू जी मारे आनंद के रोने लगी। मैंने बड़ी भक्ति से उनके चरण छुए और यथा समय स्टेशन आकर कलकत्ते का टिकट कटाया। यहाँ मेरे नए जीवन की नींव पड़ी। अखबारों में देखा, सुकुल प्रथम श्रेणी में पास हुआ है। 4 साल बाद वह बीए हुआ, एमए हुआ। मैं मालूम करता रहा, अच्छी जगह पाई। अब परीक्षा समाप्त कर परीक्षक है। मैं ज्यों का त्यों एक बार धोखा खाकर बार बार धोखा खाता रहा। एक परीक्षा की तैयारी न करके कभी पास न हो सका। कितनी परीक्षाएं दी। तब से आज यह सुकुल से मेरी मुलाकात है। एक बार सारा इतिहास मेरे मस्तिष्क में चक्कर लगा गया। अब वह पिताजी नहीं, माताजी नहीं, पत्नी नहीं, केवल मैं हूं और परीक्षा भूमि, सामने प्रश्नों की अगणित तरंगमाला। मैं विचार में था। जब आंख खुली, साकार सुघरता मेरे सामने थी, अविचल दृष्टि से मुझे देखती हुई। अंजलि बांधकर नमस्कार किया। ललित अंग्रेजी में संवर्धित करते हुए, गुड मॉर्निंग पोइट ऑफ वर्स लिब्रू। मैं उठा, नमस्कार कर सुकूल के नजदीक वाली कुर्सी पर बैठने के लिए बड़े अदब से हाथ बढ़ाकर बताया। वह खड़ी थी, लहराती हुई मंद गति से चली। बैठकर मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, आप खूब लिखते हैं। प्यासा मृग मरीचिका के सरोवर का व्यंग्य नहीं समझता।
मुझे ये पहली तारीफ मिली थी। इच्छा हुई जाऊं, महादेव बाबू को भी बुला लाऊं, कहूं कि अब अमृत निकलने लगा है, चुल्लू बांध कर चलिए। लेकिन अभी उतने अमृत से मुझे ही अघाव न हुआ था। बैठा हुआ एकांत भक्त की दृष्टि से देखता रहा। रक्त अधरों के करारों से अमृत का निर्झर बहा। वह बोली, सुकूल आपकी कविता नहीं समझते, मैं समझाती हूँ। सुकूल न रह सके, कहा, ऐसा समझना वास्तव में कहीं नहीं देखा। असर भी क्या, चाहे कुछ न समझिए, पर सुनने से जी नहीं उबता। एमए क्लास तक किसी प्रोफेसर के लेक्चर में ये असर न था। हाँ हाँ जनाब, देवी मरुमूल सीधा करके बोली, ये एमए क्लास से आगे की पढ़ाई है। जब पास करके आए थे, हाथ भर की चोटी थी, समझ में एक वैसी ही मेख। सुकूल की चोटी मेरी निगाह में सुकूल से अधिक परिचित थी, पर उनके आने पर मैंने उन्हें ही देखा था। चोटी सही सलामत है या नहीं मालूम करने के लिए निगाह उठाई कि देवी जी बोली, अब तो चांद है। सुकूल को सुकूल बनाते, सच कहती हूँ, मुझे बड़ी मेहनत उठानी पड़ी है। उन्हें धन्यवाद दूं, हिम्मत बांध रहा था कि बोली, मैं स्वयं सुकूल की सहधर्मिणी नहीं। मेरा रंग उड़ गया। मुझे देखकर मेरे ज्ञान पर हंसकर जैसे बोली, सुकूल स्वयं मेरे सहधर्मी हैं। मैं साहित्यिका को ताज्जुब की निगाह से देखने लगा। इतने में उनकी कृपा की दृष्टि मुझ पर पड़ी। बोली, मैं आपको भी सहधर्मी बनाना चाहती हूँ। मैं चौंका, सोचा, क्या ये द्रौपदी वाला धर्म है? देवी जी ने कलाई वाली घड़ी देखी और उठकर खड़ी हो गई। भौहें चढ़ाकर बोली, बहुत देर हो गई, चलिए, आपको लेने आई थी, टैक्सी खड़ी है। फिर बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही मधुर स्वर से पूछा, आप मुर्गी तो खाते हैं? मैंने सुकूल को देखा। सुकूल सिर्फ मुस्कुराए। समझकर मैंने कहा, मेरा तो बहुत पहले से सिद्धांत है। वह चली, मैं भी उसी तरह चद्दर ओढ़े सुकूल के पीछे चला। रास्ते भर तरह तरह के विचार लड़ते रहे। समाज में इतनी आज़ादी नहीं, स्त्री के लिए तो बिल्कुल नहीं। मुर्गी की किसी तरह नहीं जल सकती। मैं खाता हूँ छिपाकर, क्या ये स्त्री? पर सुकूल तो सुकूल है। सुकूल का घर आ गया, एक छोटा सा दुमंजिला मकान, इधर उधर बंगालियों की बस्ती, जगह जगह कूड़े के ढेर, ऊपर मछलियों के सेलहर, बदबू आती हुई। हम लोग उतरे। भीतर बैठते दाहिने हाथ एक छोटा सा बैठक, एक 1.5 साल के बच्चे को दासी खिलाती हुई। श्रीमती जी को देखकर बच्चा माँ माँ करता हुआ उतावला हो गया। दोनों हाथ फैलाकर माँ के पास आने के लिए कूद कर दासी की गोद में लटक रहा। लेकर देवी जी प्यार करने लगी। सुकूल ने दासी को मकान खोलने के लिए कुंजी दी। एक सहृदय बात कहना चाहिए, सोचकर मैंने कहा, भूखा है, शायद दूध पीना चाहता है। देवी जी ने षोडशी के कटाक्ष से देखा, कहा, दासी पिला देगी। मैंने पूछा, क्या ये आपका बच्चा नहीं है? हंसकर बोली, मेरा है क्यों नहीं, पर दूध मेरे नहीं होता। मैंने निश्चय किया, शिक्षित महिला है, यौवन है, अभी मात भाव नहीं आया, इसलिए दूध नहीं होता। मन में विधाता को धन्यवाद देता रहा। चलिए, वह बोली, ऊपर चलें, एकांत में बातें होंगी। सुकूल बाजार जाएंगे मुर्गी लेने। बच्चे को फिर दासी के हवाले कर दिया। मैं उनके पीछे चला, ये सोचता हुआ कि एकांत में सहधर्मी बनाने का प्रस्ताव ना हो। चित्त को काबू में ना कर सका, वह पुलकित होता रहा। यह कुछ सजा हुआ शयन कक्ष था। बैठिए कहकर वह स्टोव जलाने लगी। मैं आईने में उनकी पंप करती हुई तस्वीर देखता रहा। चाय पान और सिगरेट मेज पर लगाकर बैठी। प्लेट पकड़कर मेरा प्याला बढ़ाती हुई मधुर कंठ से बोली, शौक कीजिए। विनम्र भाव से मैंने दूसरी ओर वाली बाट पकड़ी और आंखों में ही उन्हें धन्यवाद दिया। निगाह नीची कर मुस्कुराती हुई उन्होंने अपना प्याला होंठों से लगाया। आधी चाय चुक जाने पर पूछा, आप मेरे सहधर्मी हैं तो? पेट में उतनी ही चाय से समंदर लहराने लगा। ऊपर तूफान, शाम तट पर भावों के कितने सजे दृढ़ मकान उड़ गए। ऐसी खुशी हुई, कहा, आप लेकिन सुकून की बीवी हैं? हाँ हूँ।
फिर मैं कैसे बीवी बना सकता हूँ? ऐसा धर्म संकट जीवन में कभी नहीं पड़ा। मेरा सारा समंदर सूख गया, तूफान न जाने कहाँ उड़ गया, सिर्फ रेगिस्तान रह गया जो इस ताप से और तपने लगा। मुझे चुपचाप बैठा अनमेल दृष्टि से देखता हुआ देखकर वह बोली, आप बुरा ना माने, मैंने देखा है मर्दों में एक पैदाइशी नासमझी है। वह खास तौर से खुलती है जब औरतों से वे बातचीत करते हैं। मान लेने में ही बचत मालूम दी। मैंने कहा, जी हाँ, औरतों के सामने उनकी समझ काम नहीं करती। हाँ, वह बोली, सुकूल को आदमी बनाते बनाते मैं हार गई। बीवी को ही लीजिए, बीवी तो मैं सुकूल की भी हो सकती हूँ ही, आपकी भी हो सकती हूँ। मैं सूख तो गया, पर प्रसन्नता फिर आई। मैंने बिना कुछ सोचे एक उद्रेक में कह दिया, हाँ। आप नहीं समझे, वह बोली, आप साहित्यिक हैं तो क्या, फिर भी सुकूल के दोस्त हैं। बीवी की बहुत व्यापकता है। जरूर, मैंने कहा। उन्होंने कान न दिया। कहती गई, छोटी बहन, भतीजी, लड़की, बहू, छोटे भाई की स्त्री, सबके लिए बीवी शब्द आता है। आपकी हाँ की शर्त के लिए है। मैंने डूबकर कुछ कुल्ले पानी पीकर जैसे थाप आई। प्रसन्न होने की चेष्टा करते हुए कहा, बहन के अर्थ में। उन्होंने कहा, देखिए, मर्द की बात एक होती है। इज्जत बचाने के लिए और जोर देकर मैंने कहा, हाँ, मुकुर जाऊं तो मर्द नहीं। लज्जा कर उन्होंने एक बार अपनी आंख बचाई, संभल कर बोली, हम बड़ी विपत्ति में हैं, साल भर से छिपे फिरते हैं। मैं बचने के लिए सुकूल से उनके मित्रों का परिचय पूछती रही। सिर्फ आपका परिचय मुझे त्राण देने वाला मालूम दिया, पर पता न मालूम था साल भर से लगा रहे हैं। मैंने चितवन देखी, आंखें सजल हो आई। कहा, मैं तैयार हूँ। वह उठकर खड़ी हुई, सामने आ हाथ पकड़कर कहा, भाई जी, मेरी रक्षा कीजिए। सुकूल का घर छूटा हुआ है। जिस तरह हो मुझे अपने कुल में मिलाकर सुकूल से ब्याह साबित कीजिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, 2 बूंद आंसू कपोलों से बहकर मेरी जांघ पर टपके। मैं खड़ा हो गया और अपनी चादर से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मेरे चाचा जी की लड़की, मेरी छोटी बहन हुई। मेरे चाचा सस्त्रीक बंगाल में आकर गुजरे हैं। उनकी एक कन्या भी थी, देश में आई थी। आनंद से भरकर वह मेरा हाथ लेकर खेलने लगी। इसी समय सुकूल आई। पूछा, राम कहानी हो गई? मैंने कहा, अभी नहीं, कहानी से पहले भूमिका समाप्त हुई है। सुकूल भरकर उसने कहा। कोलंबस को किनारा दिखा। सुकूल बड़े प्रसन्न पदक्षेप से मेरे पास आए। पूछा, चाय कुछ बची है? सब की सब, मैंने कहा, पर ठंडी हो गई होगी, गरम करा लो। बीवी की तरफ मुड़कर पूछा, लेकिन तुम्हारा नाम अभी नहीं मालूम कर पाया। जहां से आई हूं, उसने कहा, वहां की पुखराज हूं, यहाँ की पुष्कर कुमारी। कुंवर, मैंने कहा, जल्दी करो, तुम्हारी मुर्गी स्वादिष्ट होगी, पर कहानी और स्वाददार हो, दोनों के लिए उतावली है। कुंवर चाय बनाने लगी। पंप करते समय सर की साड़ी सरक गई, फिर नहीं संभाला। सुकूल की आंखें लोभी भोरे की तरह उसके मुंह से लगी रही। मैंने वहीं स्नान किया, सुकूल की धोती पहनी, भोजन किया, बिल्कुल मुसलमानी खाना। वैसी ही चपातियाँ, वैसा ही कोरमा, वही चटनी, वही मुरब्बा, वही मिठाई। खाते हुए पूछा, कुंवर, हिंदू भोजन भी पका लेती हो या नहीं? उसने हाँ कहकर सुकूल की तरफ इशारा किया कि इनसे सीखा है। किताब छोड़कर खाना पकाते बड़ी परेशानी होती होगी तुम्हें, मैंने कहा। सुकूल के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ, उसने जवाब दिया। भोजन समाप्त हुआ। हम लोग उसी कमरे में गए, सुकूल बच्चे को लिए हुए। पान खाते खाते मैंने कहा, अब देर ना करो कुंवर। कुंवर एक बार नीचे गई, दासी से कुछ कहकर दुमंजले का दरवाजा बंद कर आई और अपनी कुर्सी पर बैठी। मैंने कहा, अब शुभ से शीघ्रम होना चाहिए। कुंवर बोली, मेरी माँ हिंदू है, लखनऊ के वाजपेयी खाले वाले घर की। मैं उन्हीं से हूँ। तब तो तुम कुलीन हो, मैंने कहा। तुम्हारे पिता का नाम? उसका नाम कौन ले, कंवर बोली। आपके चाचा जी मेरे पिता हैं। कुंवर भर गई, रुक कर संभलने लगी।
बोली, वाजपेयी जी को एक ब्याह से संतोष नहीं हुआ, दूसरी शादी की, तब मैं पेट में थी। बेहटा मेरा ननिहाल है, सिर्फ नानी थी। ईश्वर की इच्छा उनका देहांत हो गया। तब मेरी माँ ने ससुर को कई चिट्ठियां लिखवाई, पर उन्होंने खबर न ली। घर में किसी तरह गुजर न हुई। तब लोटा थाली बेचकर उस खर्च से माँ लखनऊ गई। घर में पैर रखते ससुर और पति ने तेवर बदले। पति ने कहा, इसके हमल है, हमारा नहीं। ससुर ने कहा, बदचलन है, धर्म बिगाड़ने आई है। भली होती तो चली न आती, वहीं के लोग परवरिश करते। पड़ोसियों की भी राय थी। सोत ने धरती उठा ली। एक रात को पति ने बाहां पकड़कर निकाल दिया। माँ रास्तों पर मारी मारी फिरी। सुबह जिस आदमी ने उनके आंसू देखे वह मुसलमान था। उस वक्त माँ के दिल में हिंदू धर्म और भगवान के लिए कितनी जगह थी, आप सोच सकते हैं। निसहाय, अंतःसत्त्वा, अबला केवल आश्रय चाहती थी। सहानुभूतिपूर्ण, मनुष्यता युक्त वह एक मुसलमान से प्राप्त हुआ। मुसलमान की बातों में विधर्मीपन न था। एक स्त्री के प्रति पुरुष का जैसा चाहिए वैसा आश्वासन, विश्वास और पौरुष था। माँ आकृष्ट हुई, वह माँ को ले चला। आगे वह, पीछे माँ। माँ फूल के कड़े छड़े धोती पहने हुए मुसलमान के पीछे चलती साफ हिंदू महिला मालूम दे रही थी। ऐसे वक्त एक आर्य समाजी की निगाह पड़ी। उसने पीछा किया। मुसलमान बढ़ता हुआ घर पहुंचा, पर उसे हिंदू का पीछा करना मालूम हो गया था, इसलिए डरा। घर देखकर वह आर्य समाजी पुलिस को खबर देने गया। इधर मुसलमान ने भी पेशबंदी शुरू की। एक दूसरे मुसलमान दोस्त के तांगे में पर्दा लगाकर माँ को दूसरे मुसलमान दोस्त के घर कराया। पुलिस की तहकीकात जारी हुई। साथ साथ माँ का एक मुसलमान के घर से दूसरे मुसलमान के घर होना। अंत में वह एक ऐसे घर पहुंची जो एक इंस्पेक्टर पुलिस का था। इंस्पेक्टर साहब छुट्टी लेकर उस वक्त रह रहे थे। नौकरी पर चलते समय वह माँ को भी साथ लेते गए। अकेले थे। माँ सुंदरी थी। इच्छा हुई इंस्पेक्टर साहब का नाम पूछूं, पर सोचा वाजपेयी जी के नाम के साथ बाद को मालूम कर लूंगा। कुंवर कहती गई। इस तरह इंस्पेक्टर साहब ने एक अबला की रक्षा की। मैं पैदा हुई। मेरे कई भाई बहन और हुए। मैं उर्दू पढ़ती थी। मुसलमान पिताजी का लखनऊ तबादला होने पर अंग्रेजी पढ़ने लगी। 9th क्लास में थी। माँ से पिताजी की बातचीत हुई मेरी शादी के बारे में। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। उन्हें मालूम न था। उस रोज मुझे कुछ आभास मिला। पहले माँ को नाराज होने पर जिन शब्दों में अभिहित करते थे उनकी सच्चाई समझी। मेरी आंख खुली। बड़ी लज्जा लगी। हिंदू मुसलमान इन दोनों शब्दों पर किसी की तरफदारी के लिए। एक रोज माँ को रोककर मैंने पकड़ा। जो कुछ सुना और समझा था कहा और बाकी ब्यौरा समझाने के लिए विनय की। एकांत में माँ ने अपना सारा हाल सुनाया और ईश्वर का स्मरण कर उनकी इच्छा कहकर खामोश हो गई। मुझे जातीय गर्व से घृणा हो गई। मैंने कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, जी भर पढ़ना चाहती हूँ। बस यहीं से मेरे विचार बदले। मैट्रिकुलेशन पढ़कर मैं IT कॉलेज गई और दूसरे विषयों के साथ हिंदी ली। FA पास हो BA में गई। आखिरी साल सुकूल को देखा कहने के साथ कुंवर का जैसे नीह का स्रोत फूट पड़ा। कुछ रसपान कर मैंने कहा, कुंवर, यहाँ अच्छी तरह वर्णन करो। हिंदी के कहानी लेखक और पाठक बहुत प्यासे हैं। कुंवर जमकर सीधी हुई, बोली, सुकूल तब क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। प्रिंसिपल को आश्वासन दिया था कि ईसाई धर्म को वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं, लेकिन बूढ़े पिताजी का लिहाज है और वह 2-4 साल में चलते हैं। बाद को सुकूल क्रिश्चियन के अलावा दूसरा अस्तित्व नहीं रखते। कुछ निबंध भी प्रमाण के तौर पर लिखे। दूरदर्शी प्रिंसिपल ने तब सिफारिश की और इन्हें जगह मिली। मेरे मकान के सामने ठहरे थे। बड़ी संभाल के हैट लगाते थे कि चोटी कहीं से दिख ना पड़े। पगड़ी के भीतर विभीषण के तिलक की तरह। कभी मिसेस सुकूल आती थी, कभी अकेले ठोकरें खाते थे। मुझे इतना जानते थे कि इस मकान से कोई कॉलेज जाती है। एक दिन की बात, मैं छत पर थी। शाम हो रही थी। सुकूल बरामदे में बैठे थे। मौसम बरसात का। बादल मदन की वैजयंती बने हुए। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ पौधे लोटपोट। क्या कहूँ,
मैं भी ऐसी हवा से लहराई। बहुत पहले कुछ ईंटें बाहर देखने के लिए जमा कर रखी थी, उन पर खड़ी हो गई। अवरोध के पार सर उठाकर देखा, सुकूल बैठे थे। कई बार पहले भी देख चुकी थी, सुकूल ने न देखा था। अब के निगाह एक ही हो गई। सुकूल की जर्नल की मूछें, बाघ का मुंह, कालिदास की आंखें, माफ कीजिएगा मैं बकरे को कालिदास कहती हूँ। टकटकी बंद गई। मुझे किसी ने जैसे गुदगुदा दिया। इतनी बिजली भर गई कि मैंने फौरन सुकूल को फौजी सलाम दी। होश में आ लज्जा कर बैठ गई। फिर कई दिन आंखें नहीं मिलाई, छिपछिपा कर देखती रही। सुकूल दूसरों की नजर बचाते कितने बेचैन थे। मुझे लुफ्त आने लगा शिकार की तड़फड़ाहट से। शिकारी को जो खुशी होती है। बरामदे में सुबह शाम बैठना सुकूल का काम हो गया। कहीं न जाते थे, इधर उधर देखकर निगाह उसी जगह जमा देते थे। जगह खाली देखकर आह भरते थे। मैं दीवार के छेद से देखती थी। एक रोज फिर इसी तरह दर्शन देने के लिए इच्छा हुई। ईंटें बिखेर देती थी, इकट्ठी की, खड़ी हुई। सूरज मुंह के सामने था। सुकूल ने देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं कागज का एक टुकड़ा ले गई थी, उसकी गोली बनाकर उसे नीचे डाल दिया। उस पर सुकूल की जैसी निगाह थी वैसी नादिर शाह की कोहिनूर पर न रही होंगी, न अंग्रेजों की अवध पर। मारे आकर्षण के मुझसे न रहा गया। पूछा, क्या लिखा था? कुछ नहीं, कुंवर बोली। वह कोहिनूर की तरह सफेद था। सुकूल ने उसे उठाकर बड़े चाव से खोला, और यद्यपि उसमें कुछ ना लिखा था, फिर भी कुछ लिखा होता तो सुकूल को इतनी सरसता न मिली होती। उस शून्य पृष्ठ पर विश्व की समस्त प्रेमिकाओं की कविता लिखी थी। सुकूल उसे लेकर बरामदे में आए और मुझे दिखाकर हृदय से लगा लिया। मैं मुस्कुराकर विदा हुई। इस खाली के बाद भरी दागने लगी। रोज एक गोली चलाती थी, बिहारी देव, पद्माकर, मतीराम आदि के दोहे और कवित लिख लिख कर। अंत में सुकूल का किला तोड़ लिया। एक दिन एक गोली में दाग कर कि तुम्हारे घर आऊंगी, रात भर दरवाजा खुला रखना। गई और किले पर अधिकार कर समझा दिया कि इम्तिहान के बाद स्थायी रूप से यहाँ आकर निवास करूंगी। सुकूल अपनी भूलों का बयान करते रहे, कब क्या करते क्या हो गया, पर मैंने कोई भूल की ही नहीं थी। मिसेस सुकूल से शादी करके सुकूल के पिताजी ने मुमकिन है भूल की हो। मैंने ये जरूर सोचा कि मेरे कारण सुकूल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, पर साथ ही ये ख्याल आया कि कोई पहलू उठाइए, सामने मुसीबत है, अब कदम पीछे नहीं पड़ सकता। जहां सुकूल हर चाल पर चूकते थे, वहां मैंने पहले ही मात दी। इम्तिहान में बैठी और सुकूल के घर आकर मालूम किया, पास हुई और राय बहादुर बन्नूलाल हिंदी मेडल पाया। और फिर डिग्री लेने नहीं गई। इम्तिहान के बाद जब एक रात को हमेशा के लिए सुकूल के घर आकर बैठी, बड़ा तहलका मचा। कुछ ढूंढ तलाश के बाद जब मैं नहीं मिली, निश्चय हुआ कि मेरी मर्जी से किसी ने मुझे भगाया। सुकूल पर शक हुआ। थाने में रिपोर्ट हुई। सुकूल मुझे कहाँ रखे घबराए। दीवार से बनी एक अलमारी थी। अलमारी के नीचे एक तहखाना छोटा सा था। मैं अब जैसी हूँ तब इससे और दुबली थी। जगन्नाथ जी में कुछ महीने हुए कलयुग की मूर्ति देखी। कंधे पर बीवी को बिठा ले, मियाँ लड़के की उंगली पकड़े बाप को धत्कार रहे हैं। मेरी इच्छा हुई सुकूल कलयुग बने। सुकूल को कई दफे कलयुग बना चुकी हूँ। धत्कारने के लिए कहती थी, सामने समझो हिंदूपन रूपी तुम्हारा बाप है। सुकूल धत्कारते थे। गरज ये कि उस तहखाने से मैं आसानी से आ सकती थी। सुकूल से मैंने कहा, ऊपर कुछ कपड़े डाल दो, सांस लेने की जगह मैं कर लूंगी। अलमारी के ऊपर वाले तानों में चीजें पहले से रखी थी। बाहर से अलमारी बंद करा के ताला लगवा देती थी। इस तरह 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दम साधने लगी। जब सुकूल कॉलेज जाते थे तब बाहर से ताला बंद कर देते थे। जब लौटते थे तब बाहर दरवाजा बंद कर लेते थे। कोई पुकारता था तो मैं तहखाने में जाती थी। अलमारी का ताला बंद करके सुकूल बाहर निकलते थे। तीसरे दिन सही सही पुलिस आ गई। सुकूल उसी तरह बाहर निकले। प्रभात काल था, बल्कि उषा काल। दरोगा मुसलमान डट कर तलाशी लेने लगा। अलमारी के पास आकर खड़ा हुआ। मैं समझ गई ये सांस की आहट ले रहा है। मैं मुंह से सांस लेने लगी। फिर अलमारी नहीं खुलवाई। दराज से देख दाग कर चला गया। सुकूल उसे विदा कर उसी तरह भीतर आए। मुझे निकाला। मैं खिलखिलाकर हंसी।
फिर सुकूल से जल्द मकान बदलने के लिए कहा। तलाशी की खबर चारों तरफ फैली, सुकूल के गांव भी पहुंची। अब तक सुकूल ने भी तलाशी का हाल लिखा, पर मकान बदलकर। ये मकान बड़ा था, बगल बगल 2 आंगन थे। मेरा ख्याल रखकर लिया गया था। चिट्ठी पास सुकूल के भाई मिसेस सुकूल को लेकर आए। हम पहले से सतर्क थे। बड़े मकान में सुकूल रहने लगे। मैं अपना गुप्त जीवन व्यतीत करती रही। मुझे कोई कष्ट न था, पर सुकूल की ड्यूटी बढ़ गई। सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, 3-4 महीने रहकर मिसेस सुकूल बीमार पड़ी और 7-8 दिन के बुखार में उनका इंतकाल हो गया। सुकूल के भाई चले गए थे। इन्होंने फिर किसी को नहीं बुलाया। किसी तरह मित्रों की मदद से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सुकूल से पूछकर मैं तुम्हारा हाल मालूम कर चुकी थी। जानती थी मुझे ही अपनी नाव खेनी है, पर तुम्हारा पता मालूम न कर सकी। इतनी ही चिंता रह रहकर होती थी। मिसेस सुकूल के रहते मैंने मिस्टर सुकूल को तुम्हारे गांव भेजा था। तुम ही जैसे मेरा सहारा हो सकते थे। मिसेस सुकूल के रहने पर मुझे कोई अड़चन न थी, ना अब न रहने पर कोई सुविधा है। ये बच्चा मिसेस सुकूल का है। बड़ी कठिनाइयों से तुम्हारा पता लगा था। मिसेस सुकूल के गुजरने पर हम लोगों को विवश होकर लापता होना पड़ा। पास इतना धन था कि 1.5 साल का खर्च चल जाए। इतने दिनों बाद हमारी साधना सफल हुई। मैंने कुंवर को धन्यवाद दिया। कलकत्ते में ही उसका ब्याह कर दूंगा, ये आश्वासन देकर उससे विदा ली। सेठ जी बैठे थे। एकांत में ले जाकर ये हाल उनसे कहा। वे सहमत हो गए। कहा, मगर मुंशी जी से ना कहिएगा, उनके पेट में बात नहीं रहती। शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी होने लगी। एक दिन आमंत्रित हिंदी भाषी विभिन्न प्रांतों के साहित्यिकों की उपस्थिति में सुकूल के साथ श्री पुष्कर कुमारी का ब्याह कर दिया। प्रतिभोज में अनेक कनवजिये सम्मिलित थे। देश में ये शुभ संदेश सुकूल के पहुंचने से पहले पहुंचा। कुंवर अब भी हैं।